नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। कहानी है किसान धनिया और व्यापारी लालाचंद सेठ की। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ है अटूट मेहनत और ईमानदारी और दूसरी तरफ है अंधा लालच। जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। किसान और व्यापारी, फिर धोखे का जाल, गुफा में वनवास, ईमानदारी का फल, लालच का फंदा और आखिर में सच्चाई की ताकत। मतलब गांव के बाजार से लेकर उस रहस्यमयी गुफा तक हम इंसानी फितरत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, किसान और व्यापारी, चरित्र की नींव। इस हिस्से में हम अपने दोनों मुख्य किरदारों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी सोच में जमीन आसमान के अंतर को समझेंगे। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ा एकदम साफ टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ धनिया है। धनिया कोई साधारण किसान नहीं है। उसकी मेहनत और काम करने की लगन बिल्कुल अटूट है। वो बिना किसी मिलावट के अपनी फसल बेचता है और सिर्फ अपनी मेहनत का सही दाम चाहता है। उसकी इस ईमानदारी ने लोगों के बीच जो भरोसा पैदा किया है ना, वो लालाचंद सेठ के भ्रष्ट एकाधिकार के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि सेठ का काम करने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। बाजार में हेर-फेर करना और मुनाफे के लिए मिलावट करना। धनिया की मानसिकता को समझने के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिए। उसका मानना है कि मुझे बस मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। अगर मेरी मेहनत से मेरे परिवार का पेट भर जाए तो मेरे लिए सच्ची खुशी बस इसी में है। कमाल की सोच है ना। धनिया के लिए सफलता का मतलब तिजोरियां भरना नहीं है, बल्कि हर एक दिन ईमानदारी से पसीना बहाना है। उसकी यही कार्य नैतिकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इसके बिल्कुल उलट जरा सेठ की मानसिकता देखिए। लालाचंद सेठ खुलेआम कहता है, इस बाजार में वही चलता है जो ताकतवर होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अनाज कोई नहीं खरीदेगा। ये साफ दिखाता है कि सेठ का पूरा साम्राज्य सिर्फ खौफ और दादागिरी पर टिका है। और यहीं से इन दोनों के बीच एक भयंकर टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, धोखे का जाल। आइए देखते हैं कि कैसे लालाचंद सेठ की ये जलन एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी साजिश का रूप ले लेती है। जरा इस घटनाक्रम को देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ होता है। पहली रात सेठ के आदमी धनिया की फसल पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह सेठ पंचायत में जाकर अपनी सोने की अंगूठी चोरी होने का झूठा नाटक करता है। फिर उसी दिन दोपहर को वही अंगूठी धनिया की झोपड़ी से बरामद दिखा दी जाती है। और नतीजा, उसी शाम धनिया और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे एक इंसान का अनियंत्रित लालच निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए न्याय प्रणाली तक को अपना हथियार बना सकता है। यहाँ पूरे समाज की एक बहुत बड़ी नाकामी नजर आती है। चोरी का कोई पक्का सबूत नहीं था, फिर भी पंचायत ने एक अमीर व्यापारी की बात को सच मान लिया। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है कि जब एक संगठित धोखेबाजी होती है तो गरीब और ईमानदार लोग कितने बेबस हो जाते हैं। और इसी वजह से एक बिल्कुल निर्दोष परिवार को घने जंगल में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही हमें हमारे तीसरे पड़ाव पर ले जाता है, गुफा में निष्कासन। जब धनिया के परिवार को अपना ही घर छोड़ना पड़ता है, तब असल में उनके उसूलों और उनकी बर्दाश्त करने की ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जंगल के इस भयानक सफर के 3 अहम पड़ाव रहे। पहला, सूरज ढलते ही बहुत ही कम सामान के साथ हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ना। दूसरा, एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के नीचे किसी तरह रात गुजारने की कोशिश करना। और तीसरा, अचानक आई एक खौफनाक आंधी तूफान से अपनी जान बचाने के लिए एक अंधेरी पहाड़ी गुफा में भागना। जरा सोचिए, इतनी डरावनी और मुश्किल परिस्थिति में भी धनिया का परिवार नहीं टूटा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और हिम्मत नहीं हारी। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है कि धनिया की ईमानदारी और उसका चरित्र उसके जमीन या पैसों से नहीं जुड़ा था। जमीन छिन गई, इज्जत पर दाग लगा दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने मन में कोई कड़वाहट या गुस्सा नहीं पाला। उनकी यही अंदरूनी ताकत थी जिसने उस डरावनी और वीरान गुफा में भी धनिया की बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी गौरी को सुरक्षित महसूस कराया। खैर, अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, ईमानदारी का फल। कहानी का ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां दिन रात की गई कड़ी मेहनत और सच्चाई को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इनाम मिलता है।
तो होता क्या है कि गुफा में रहते हुए एक दिन जब धनिया की बेटी गौरी सफाई कर रही थी, तब उसे पुराने सोने के सिक्कों से भरा एक गुप्त थैला मिलता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उन्हें ये खजाना किसी लालच में आकर खुदाई करने से नहीं मिला, बल्कि उनके रोजमर्रा के काम और गुफा को साफ सुथरा रखने की उनकी आदत की वजह से मिला। मतलब उनका कर्म और उनकी मेहनत ही उन्हें उस खजाने तक ले गई। और उस खजाने का उन्होंने क्या किया? धनिया ने उस सोने का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया और पड़ोस के गांव में अपने लिए महज एक छोटा सा घर और एक खेत खरीदा। उसने कोई महल नहीं बनवाया, कोई दिखावा नहीं किया। ये उसका गजब का संयम दिखाता है। वो रातों रात कोई राजा नहीं बनना चाहता था। उसकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा किसान बनकर अपनी उसी पुरानी ईमानदारी की जिंदगी में लौटने की थी। अब प्रवेश करते हैं 5वें भाग में, लालच का फंदा। यहाँ हमारा ध्यान वापस लालाचंद सेठ पर जाएगा और हम समझेंगे कि कैसे लालच बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, जो खुद को ही सजा दे बैठता है। इस जगह पर इन दोनों किरदारों के अनुभवों की जो सीधी तुलना है ना, वो बहुत ही कमाल की है। देखिए, जगह एक ही थी, वही गुफा, लेकिन धनिया का मकसद सिर्फ तूफान से अपनी जान बचाना था, जिसका नतीजा ये हुआ कि परिवार का साथ और एक अप्रत्याशित खजाना मिला। वहीं दूसरी तरफ सेठ का मकसद था अपने लालच में अंधा होकर और सोना लूटना, और इसका परिणाम, वो 3 दिन तक उसी गुफा में पागलों की तरह भटकता रहा। उसे भयंकर मानसिक यातना और भूख का सामना करना पड़ा। उनकी नीयत ने ही उनके अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर की क्लाइमैक्स को समझने के लिए जरा सेठ के इस कबूलनामे पर गौर करते हैं। वो कहता है, ये खजाना मेरे लिए एक फंदा बन गया है। जब तक मैं इसे पकड़े रहूंगा तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लालाचंद सेठ को आखिरकार ये मनोवैज्ञानिक सच्चाई समझ आ ही गई कि उसका अपना लालच ही उसे उस गुफा में कैद किए हुए है। और फिर सेठ उन सोने के सिक्कों को वहीं गुफा में फेंक देता है और खाली हाथ बाहर निकल आता है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि दौलत के लिए दूसरों को धोखा देने से कभी कोई सच्ची सुरक्षा नहीं मिलती। सोने के उस भारी वजन को जमीन पर छोड़ना असल में जिंदा बचने के लिए अपने उस विनाशकारी लालच को हमेशा के लिए त्याग देने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, सच्चाई की ताकत। यहाँ हम देखेंगे कि इन किरदारों के फैसलों का पूरे समाज पर लंबे समय में क्या असर पड़ा। धनिया के उसूलों का असर बहुत दूर तक हुआ। छोटी गौरी ने ये सीख लिया कि आखिर में हिम्मत और सच्चाई की ही जीत होती है। उस नए गांव को एक बेहद भरोसेमंद और मेहनती किसान मिल गया। उधर सेठ को अपने किए पर बहुत गहरा पछतावा हुआ, और सबसे बड़ी बात, पंचायत को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी गलती सुधारने निकल पड़े। धनिया के अटूट चरित्र ने न केवल उसके परिवार को बचाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों और पूरी की पूरी एक भ्रष्ट प्रणाली को खुद को सही करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ दोनों की किस्मत कैसे पलटती है, ये देखना दिलचस्प है। पंचायत धनिया के पास जाती है, उससे माफी मांगती है और उसे ससम्मान वापस गांव बुलाती है, लेकिन धनिया बड़ी ही विनम्रता से मना कर देता है। वो अपने उस नए भरोसे की नींव पर बने घर में खुशी से रहता है। इसके बिल्कुल उलट लालाचंद सेठ पर पंचायत भारी जुर्माना लगाती है और उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देती है। ये साफ साबित करता है कि धोखा शायद कुछ पल का फायदा दे दे, लेकिन लगातार सच्चाई की राह पर चलने से ही एक टिकाऊ और सुकून भरी जिंदगी बनती है। अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। क्या सच्ची दौलत सोने चांदी को लगातार तिजोरी में बंद करने से आती है, या फिर ईमानदारी, कड़ी मेहनत और परिवार के भरोसे की उस अटूट नींव पर बनी विरासत से? जिंदगी में सफलता का असली पैमाना आखिर होना क्या चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।